स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर 3 जिसका टाइटल है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। अगर ये हमारे पास लाइन L है तो उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है उसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a b c ये कांस्टेंट्स हैं और x y वेरिएबल हैं। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 1 है, इसके तीनों पार्ट्स एक जैसे हैं। जैसे कि 1 में कह रहे हैं कि y माइनस एक्स प्लस फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, यानी कि एक रेशियो निकालना है जिसमें ये लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a 3 कॉमा माइनस 1 एंड b 8 कॉमा 9, यानी कि इस जॉइन को जो कि ए और बी के दरमियान है ये लाइन किस रेशो में डिवाइड कर रही है वो रेशो आपको मालूम करना है। तो इसके लिए क्या किया आपने जॉइन लिखा, यानी कि लाइन सेगमेंट ए 3 कॉमा माइनस 1 एंड बी जो कि 8 कॉमा 9 है, ठीक है। और ये जो लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ये लाइन पॉइंट C पर डिवाइड कर रही है लाइन ए बी को। किस रेशो में डिवाइड कर रही है, अब ये रेशो निकालना है। तो आपने कह दिया कि A से लेके पॉइंट ऑफ डिवीजन C तक का डायरेक्टेड डिस्टेंस m1 है और पॉइंट C यानी कि पॉइंट ऑफ डिवीजन से लेके एंड पॉइंट B तक का डायरेक्टेड डिस्टेंस m2 है। तो रेशो इस तरह से हो जाएगा m1 अपॉन m2। तो आपने लिखा बाय इंटरनल डिवीजन, तो हमने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो बाय इंटरनल डिवीजन लेट C डिवाइड्स AB इन द रेशियो m1 अपॉन m2। तो इंटरनल डिवीजन का हमारे पास ये फॉर्मूला है जो कि हमने जो है वो चैप्टर 2 की वीडियोस मौजूद है। तो चैप्टर 2 की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो आप उसमें जो है वो देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने इसको निकाला था। अब इसके बाद जो है वो अब आप ये देखिए कि ये आपके पास है कि C जिसके ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हमने क्या रखना है अब, क्योंकि हमें पता है कि ये लाइन है और ये पॉइंट C है जो कि पॉइंट ऑफ डिवीजन है। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। m1 और m2 हमें नहीं पता, तो x2 की जगह हमने 8 रखा, x1 की जगह हमने 3 रखा, बाकी सब ऐसे ही रहने दिया। इसी तरह से y2 की जगह हमने क्या रखा, 9 रखा, तो ये y2 की जगह 9 नज़र आ रहा है लिखा हुआ। और y1 की जगह -1 रखा, तो y1 की जगह यहाँ -1 आ गया, नीचे m1 प्लस m2 है। अब ये हमारे पास जो पॉइंट C आया ये इसकी x वैल्यू कहलाएगी पूरी, कॉमा से पहले वाली, और कॉमा के बाद वाली पूरी ये y वैल्यू लिखी हुई है, y वैल्यू कहलाएगी। अब ये पॉइंट C इस लाइन L पर मौजूद है जिसकी इक्वेशन है y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट C इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो y की जगह y वैल्यू, x की जगह ये x वैल्यू रख दीजिए, बाकी इक्वेशन ऐसी रहेगी। अब क्या करना है, अब आपको m1 प्लस m2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो m1 प्लस m2 जब इधर आएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर m1 प्लस m2 आएगा तो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, जब इधर आएगा तो m1 प्लस m2 हो जाएगा और दूसरी तरफ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट्स हटा दीजिए, तो ये 9m1 आ गया, माइनस m2 आ गया, माइनस 8m1 आ गया, माइनस प्लस -3m2 आ गया, प्लस 2m1 आ गया, प्लस 2m2 आ गया। सारे m1 वाले एक तरफ इकट्ठे करें, 9m1 माइनस 8m1 1m1 यानी कि m1, m1 प्लस 2m1 3m1 आ गया। m2 इकट्ठे करें, माइनस m2 माइनस 3m2 माइनस 5m2 माइनस 5m2 प्लस 2m2, तो ये हो जाएगा -2m2, -2m2 को उधर ले जाइए, ये आ गया, m2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो m1 अपॉन m2 2/3 आ गया। तो रेशियो इस तरह से 2:3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके बकिया पार्ट करने, बकिया पार्ट में इसी तरह से अब ये ज्वाइन ए बी ये दिया हुआ है और लाइन ये वाली है, इसी तरह से लाइन दी हुई है और ज्वाइन ये है। तो इसी तरह से आपको जैसे ही आपने पहला पार्ट किया है बकिया 2 पार्ट्स कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 जो है वो इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू द स्लोप इंटरसेप्ट, टू इंटरसेप्ट
एंड परपेंडिकुलर फॉर्म। आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म्स तो बहुत सारी होती हैं, लाइन पैरेलल टू एन एक्सिस, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म भी होती है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये अब ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं इनको हमें ये जो तीन फॉर्म्स हैं स्लोप इंटरसेप्ट, टू इंटरसेप्ट एंड परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम एक पार्ट पिक कर लेते हैं, हमने थर्ड पार्ट इसका पिक किया जो कि ये है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, जिसमें स्लोप और y इंटरसेप्ट होता है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब इसके बाद देखिए कि ये हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए क्या करें, ये जो -3y है इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y, यानी कि 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, यहाँ से y रह जाएगा, इसके नीचे 3 आएगा, इसी तरह इसके नीचे 3 आएगा। तो 2/3 x प्लस 4/3 आ गया। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। अब इसे कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें a x इंटरसेप्ट है, b y इंटरसेप्ट है। जो इक्वेशन थी वो ये दी हुई थी। इसका तरीकेकार ये होता है कि कांस्टेंट को हमेशा इक्वल के दूसरी तरफ ले जाइए। कांस्टेंट इक्वल के दूसरी तरफ चला गया। अब उसके बाद इक्वल की दूसरी तरफ जो कांस्टेंट आया इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो इसकी दूसरी तरफ -4 है, -4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। -4 से -4 कैंसिल, तो +1 आ गया। यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3/3y/4 है तो 3 को 4 के नीचे लिख लें, तो y/4/3 हो गया। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे फिर 3 ऊपर चले जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 2 1 2 2 2 4, तो ये -2। तो x इंटरसेप्ट आ गया -2, y इंटरसेप्ट 4/3 और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इसके बाद आती है परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। और ये जो p होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये हमने पढ़ा भी था कि लाइन इस तरह से होती है। तो ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये p कहलाता है और अल्फा ये वाला एंगल है, ये एंगल जो है वो अल्फा है। तो इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू +4 था, उसको उधर ले गए तो -4 हो गया। अब ये क्योंकि हमें इसे परपेंडिकुलर फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या किया, इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियोज ले लिए। इधर x का कोएफिशिएंट है x cos अल्फा, तो cos अल्फा अपॉन 2, फिर sin अल्फा अपॉन -3 और कांस्टेंट दूसरी तरफ है p और इधर -4, तो p अपॉन -4 तीनों बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि हर दो को बराबर लिखा जा सकता है। तो cos अपॉन cos अल्फा, असल में हमें क्या निकालना है, cos अल्फा sin अल्फा और p। तो इसके लिए पहले हमने पहले वाले को इस आखिरी वाले के बराबर लिखा, तो हमारे पास cos अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू p अपॉन -4 आया और यहाँ से 2 ले गए तो cos अल्फा इज इक्वल टू 2p अपॉन -4 आ गया। इसी तरह से sin अल्फा अपॉन -3 बराबर हो गया p अपॉन -4 के, तो sin अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 3p अपॉन -4। अब क्या करेंगे, हमारे पास cos अल्फा sin अल्फा आ गया। अल्फा को एलिमिनेट करना है, उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास ये मौजूद है आइडेंटिटी cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। cos अल्फा की वैल्यू रखी, sin अल्फा की वैल्यू रखी, जो हमारे पास p की फॉर्म में मौजूद है। पूरी इक्वेशन p की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब आप इस p की वैल्यू से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, ये आ गया आपके पास। फिर उसके बाद एलसीएम लिया दोनों का, तो 13p स्क्वायर अपॉन 16 आ गया। 16 को उधर ले जाइए तो 13p स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 13 उधर के डिवाइड हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 13, तो p की वैल्यू आ गई 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, अब इसके बाद आप cos अल्फा निकाल लीजिए। cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अमूमन हम इसे पॉजिटिव ले लेते हैं। तो cos अल्फा बराबर है था 2p अपॉन -4 के, तो ये आपने वैल्यूज रख दी, तो आपके पास cos की वैल्यू आ गई, इसी तरह sin की वैल्यू आ गई। इक्वेशन हमारे पास थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। cos अल्फा की जगह उसकी वैल्यू, sin अल्फा की जगह उसकी वैल्यू, और p जो है वो आपके पास ये आ गया। ये वैल्यूज आपने यहाँ पर रख दी, तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन 3।
लेकिन क्वेश्चन 3 करने से पहले हम देख लेते हैं कि दो लाइंस के दरमियान एंगल कैसे निकाला जाए। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने जो है वो पिछले चैप्टर में एंगल निकालने का ये फॉर्मूला पढ़ा था। दो लाइंस के दरमियान अगर लाइन L1 है जिसका स्लोप M1 और लाइन L2 जिसका स्लोप M2 है और अल्फा इन दोनों के दरमियान एंगल है लाइन L1 से लाइन L2 पर, तो tan अल्फा की वैल्यू होती है M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये हमने फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब इसके बाद हमें ये कैसे यूज करना है, हमें ऐसे यूज करना है कि लाइन की इक्वेशंस दी हुई हो तो डायरेक्टली हम यूज कर सकें, बजाय इसके कि पहले इनके स्लोप्स निकालें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन लाइन L1 है, इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। लाइन दूसरी लाइन की इक्वेशन L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमने स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जब लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए हुए हों। अब एक नया फॉर्मूला देखते हैं। अगर लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो स्लोप ऑफ लाइन हम निकाल सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, अगर लाइन इस फॉर्मेट में जो है वो लिखी हुई हो तो हम इस तरह से जो है वो इनकी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। लाइन m1 जो है इसकी इक्वेशन है माइनस a1 अपॉन b1, यानी इसका जो स्लोप है लाइन L1 का, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x1 कोएफिशिएंट ऑफ x a1 है और कोएफिशिएंट ऑफ y जो है वो b1 है। तो लाइन L1 का स्लोप m1 जो कि माइनस a1 अपॉन b1 होगा और ये हो जाएगा m2 माइनस a2 अपॉन b2। अब ये m1 और m2 ये रख दीजिए यहाँ इस फॉर्मूले में, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर आपने ये फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो प्लस वाला आएगा a1 अपॉन b1 इसको पहले लिख दिया, माइनस a2 अपॉन b2 को बाद में लिख दिया। बाकी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह ऊपर भी एलसीएम ले लीजिए, b1 b2 आ जाएगा, नीचे भी एलसीएम ले लीजिए, b1 b2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में से b1 b2 कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास ये बचा, नीचे आपके पास ये बचा। तो tan अल्फा यानी कि वो जो एंगल है अब हमारे पास निकालने का फॉर्मूला आ गया, जो कि है a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया। अगर हमें देखना है कि लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपको पता है कि उनके दरमियान एंगल जो होगा वो जीरो होगा। तो tan अल्फा की वैल्यू ऐसी सूरत में क्या हो जाएगी, लाइंस अगर, यानी पहला केस ये हो गया कि लाइंस पैरेलल हैं तो अल्फा की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि tan अल्फा जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर लाइन पैरेलल है तो tan अल्फा की जगह हम जीरो लिखेंगे, बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर जाके जब लेफ्ट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे 1 रह जाएगा और इक्वल की दूसरी तरफ 0 आ जाएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली जो है वो ये वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, a1 b2, ठीक है। ये फ्रैक्शन की लाइन नहीं थी, ये सिर्फ बताने के लिए किया था कि ये हमारे पास कंडीशन जो है वो आ गई पैरेलल की सूरत में। परपेंडिकुलर की सूरत में क्या कंडीशन होगी, परपेंडिकुलर की सूरत में होगी कि अल्फा 90 डिग्री होगा, यानी कि tan 90 होता है 1/0 या इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे tan अल्फा की जगह 1/0 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया, ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आ गया, तो ये आ गई परपेंडिकुलर की कंडीशन कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। वैसे आपको याद होगा कि आपने जो है इससे पहले पैरेलल के लिए पढ़ा था कि दोनों के स्लोप्स बराबर होंगे और परपेंडिकुलर के लिए पढ़ा था कि स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। अगर आप चाहें तो इनके स्लोप्स निकाल के फिर ये कंडीशन चेक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको टाइम बचाना होता है एग्जाम के दौरान तो इस वजह से डायरेक्टली ये कंडीशन यूज कर सकते हैं जो आपको यहाँ नजर आ रही है। अब जैसे कि क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर और नीदर। तो क्वेश्चन 1 देखें, क्वेश्चन 1 में ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इसको a1 ये b1 ये c1 ये a2 ये b2 ये c2। तो लाइन पहले कंडीशन अप्लाई करें, a1 b2 माइनस a2 b1, ये वैल्यूज रखें, 5 इंटू माइनस 6 माइनस 10 इंटू माइनस 3 a1 b2 माइनस b2 a1 माइनस a2 b1।
तो ये -30, ये माइनस माइनस +30 और ये 0 आ गया, तो इसका मतलब लाइन्स पैरेलल है। अब ऐसा करते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में ये A1, ये B1, ये A2, ये B2। तो पहले पैरेलल की कंडीशन देखी, तो पैरेलल की कंडीशन में 50 आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब लाइन्स पैरेलल नहीं है। दूसरी कंडीशन लगाई, दूसरी कंडीशन में ये 0 आ गया, तो इसका मतलब लाइन्स परपेंडिकुलर है। अगर दूसरी कंडीशन भी फेल हो जाए तो इसका मतलब आप लिखेंगे लाइन्स आर नीदर, ठीक है, नीदर परपेंडिकुलर पैरेलल नोर परपेंडिकुलर, ये ठीक है, यानी कि लाइन इस तरह से नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं कि फाइंड द एक्यूट और राइट एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये वाला क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि हम पिक करते हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप मालूम करें कि इन दोनों के दरमियान एक्यूट एंगल क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि tan अल्फा इज इक्वल टू A2B1 माइनस A1B2 डिवाइडेड बाई A1A2 प्लस B1B2। ये अभी ऊपर ही फार्मूला पढ़ा है हमने। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास A1 हो गया, एक y का कोफिशिएंट B1 हो गया, x का कोफिशिएंट A2 हो गया, A2 हो गया और y का कोफिशिएंट B2 हो गया। तो फार्मूला में वैल्यू रख दें A2 B1 या A1 B2 कर लें, ये A1 B2 है कंडीशन, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी लिखें। यहाँ हमें दरअसल लगाना होता है एक्यूट एंगल के लिए प्लस माइनस, क्योंकि जो भी वैल्यूज आती है उसमें से हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ये मैं ऐसा करता हूँ कि वही लिख देता हूँ, क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ है वरना कहीं जो है वो कंफ्यूजन ना हो। A1 B2 माइनस A2 B1। तो A1 क्या है आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाई B2 जो कि 2 है माइनस A2, यहाँ प्लस माइनस लिख देते हैं, माइनस A2 आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाई B1 जो कि 1 है डिवाइडेड बाई A1 A2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर प्लस B1 B2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो tan अल्फा ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 माइनस 1 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 1 3 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 3 प्लस 2 5। तो 5/5 जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 1। तो क्योंकि एक्यूट चाहिए, तो क्योंकि पॉजिटिव 1 आ रहा है तो इस वजह से प्लस साइन ले लेंगे, तो हमारे पास ये +1 आ गया। तो ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा निकालना है तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, या आप चाहें तो इसे π/4 रेडियन लिख सकते हैं। तो π/4 रेडियन या 45 डिग्री, ये आपके पास क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन है। इसी तरह इसके बकिया पार्ट्स भी आप करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस निकालनी और डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है। जैसे कह रहे हैं कि पार्ट 1 में, ये पहला पार्ट देख लेते हैं। पार्ट 1 में कह रहे हैं कि पासिंग थ्रू 2, -1 एंड पैरेलल टू 2x + 3y = 4, यानी कि वो लाइन पास हो रही है, ये फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पास हो रही है एक पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -4। ये हम ग्राफ में नहीं बना रहे, ऐसी रफ, ठीक है। और वो लाइन पैरेलल है एक दूसरी लाइन के जिसकी इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = 4, ठीक है। अब आपको पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके स्लोप्स जो है वो बराबर होते हैं। तो अगर इसका स्लोप m है तो इसका भी m होगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो m की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, m की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, जो आपको फॉर्मूला अभी बताया था। तो 2/3 माइनस ये m आ गया। अब इस वाली लाइन का स्लोप आ गया आपके पास। तो अगर आपके पास स्लोप मौजूद हो, पॉइंट मौजूद हो, तो बाई पॉइंट
स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के मुताबिक y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ये x1 y1 है, तो y माइनस माइनस फोर इज इक्वल टू m जो कि माइनस टू बाई थ्री है, x माइनस एक्स वन तो x माइनस थ्री। अब इसके बाद क्या होगा, ये थ्री इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस थ्री। यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा थ्री वाई प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। माइनस टू एक्स को भी इधर ले जाइए, सिक्स को भी इधर ले जाइए, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई और प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्स जाके माइनस सिक्स हो जाएगा, तो ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स आ गया इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आएगी। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो देखिए पैरेलल लाइंस की इक्वेशन आ गई, तो उनके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, सिर्फ कांस्टेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये पहचान भी है। इसका सेकंड में भी वही कह रहे हैं, थर्ड में कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, तो अगर थर्ड में परपेंडिकुलर है तो भी कोई मसला नहीं, असल में स्लोप निकालना होता है। अगर एक लाइन का स्लोप पता हो तो उसके परपेंडिकुलर हो दूसरी लाइन या पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको थर्ड बताता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब हमारे पास एक लाइन है, आपसे कह रहे हैं कि ये पास हो रही है एक पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के, ये दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, और इस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 3x माइनस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। इस लाइन के स्लोप को हम फॉर एग्जाम्पल m1 कह देते हैं, तो m1 कैसे, m1 है और इस लाइन के स्लोप को हम m कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट पता है, स्लोप चाहिए, स्लोप निकाल लेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये स्लोप कैसे निकालें, इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं, तो m1 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, तो 3 अपॉन माइनस टू यानी कि 3 अपॉन टू। क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन होगा, m1 मल्टीप्लाई बी m इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये 3 अपॉन टू मल्टीप्लाई बी m इज इक्वल टू माइनस वन, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई माइनस टू अपॉन थ्री, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, ये स्लोप आ गया, जब स्लोप आ जाए तो हम इक्वेशन जो है वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से बाय, अभी जो ये स्क्रीन पे भी लिखा नजर आ रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये इक्वेशन मैं यहाँ नहीं लिख रहा, यही हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो y माइनस वाई वन, ये x1 y1 है, तो y माइनस फाइव इज इक्वल टू m जो कि माइनस टू बाई थ्री है टाइम्स x माइनस x1 जो कि 4 है, थ्री जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस टू के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3y माइनस 15 हो गया इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस एट हो गया, माइनस टू एक्स को इधर ले जाएं प्लस एट को भी इधर ले आए, तो ये जाएगा प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 15 माइनस एट तो माइनस 23 इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन निकाल ली। अब इसके बाद जो इसका पांचवा और छठा पार्ट है, इसमें कह रहे हैं कि पासिंग थ्रू, देखिए इसमें भी वही, असल में हमें क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए और हमें एक पॉइंट चाहिए जिसकी इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर ये एप्लीकेशन है पॉइंट स्लोप फॉर्म की। तो अगर आप फिफ्थ पार्ट को देखें तो फिफ्थ पार्ट में, ये पांचवा पार्ट में आपको बता रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट में एक लाइन है, कह रहे हैं कि वो एक पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स है माइनस वन कॉमा टू, चले पॉइंट तो आ गया, इसका स्लोप हमें नहीं पता, हम कर लेते हैं कि m है। अब आपसे कह रहे हैं कि एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, और ये पैरेलल है एक दूसरी लाइन के जिस पर दो पॉइंट्स मौजूद हैं,
एक के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 7 और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -5। ठीक है, अब आप बताइए हम इसको m1 कह दें या इसको भी m कह दें, तो बात एक ही, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके स्लोप्स बराबर होते हैं, तो m निकाल सकते हैं आप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के फॉर्मूले से। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इससे आप स्लोप निकाल सकते हैं। जब आप इससे स्लोप निकालेंगे तो आपके पास इसका स्लोप आ जाएगा, फिर पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे। इसका स्लोप क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये हो जाएगा -5 -7 डिवाइडेड बाई 6 -1, तो -12 प्लस 7, तो -12 डिवाइडेड बाई 7, ये m आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, और फिर ये फॉर्मूला आप लगा के इक्वेशन निकाल सकते हैं। यही सब कुछ इसी तरह से 6 में करना है। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये अब इसके बाद मैं आपको कौन सा करा दूं, ये छठा करा दूं, छठा सिर्फ आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने, तो देखें ये कह रहे हैं कि एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है 1, -2, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, ठीक है, जिसके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक है 3, 5 और दूसरा है इस पर एक और पॉइंट -4, +2। अब आप m1 निकाल सकते हैं, इसके स्लोप को कह दीजिए m1 है, तो इसके स्लोप को कह दीजिए m है, तो अब दोनों परपेंडिकुलर हैं, m1 निकाल लेंगे क्योंकि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिर m1 × bm बराबर होगा -1 से, उससे m आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट तो मालूम है, स्लोप आ जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन फिर इसकी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 उसी तरह से है, वही के फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी कि वो लाइन जो है वो इससे पास हो रहा है, पॉइंट से वो लाइन, और परपेंडिकुलर है इसके, तो कोई भी एक पार्ट देख लेते हैं, यानी कि तमाम पार्ट्स में क्या होगा कि वो एक पॉइंट से पास हो रही है लाइन जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसका मतलब हमें सिर्फ स्लोप चाहिए, और आपसे कह रहे हैं कि ये चार पार्ट्स हैं, चारों में हर मर्तबा डिफरेंट लाइन है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसा करते हैं कि इसका कोई एक पार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सेकंड पार्ट करा देता हूँ, मतलब इक्वेशन को, बल्कि थर्ड पार्ट देख लें, इक्वेशन को जो है वो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे थर्ड पार्ट, बाकी फर्स्ट और सेकंड में नहीं करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से थर्ड में भी नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट कोएफिशिएंट मिल जाएंगे, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, तो इसके स्लोप को हम m1 कहते हैं, इसके स्लोप को m कहते हैं, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो हमने लिखा लाइन y1 इज इक्वल टू 2a से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2ax प्लस 2ax1। अब ये इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो अब आपके पास ये आ जाएगा 2ax माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा y1 पहले y1 लिख दें, कोएफिशिएंट अमूमन पहले लिखें तो ज़्यादा बेहतर होता है, फिर उसके बाद प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x वो जो x के साथ लिखा है ये होगा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, वो जो y के साथ लिखा है ये y1 है, ठीक है, ये y1 है। तो इस तरह से आपके पास माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि 2a डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y यानी कि -y1, यानी कि आप माइनस माइनस प्लस, तो 2a अपॉन y1 स्लोप आ गया, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो m1 × bm इज इक्वल टू -1। अब आपके पास m1 कितना है, 2a अपॉन y1 × bm इज इक्वल टू -1,
तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -y1/2a। ये तो आपके पास स्लोप आ गया। अब जब स्लोप आ गया तो आपने लिखा बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब x1 x1 है, y1 है, तो वो नहीं रखेंगे, सिर्फ m की वैल्यूज रखेंगे। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1/2a टाइम्स x माइनस x1। अब आप क्या कीजिए, अब आप ये कीजिए कि ये y माइनस 2a उधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a मल्टीप्लाई हुआ इधर y से, तो 2ay माइनस 2ay1 इज इक्वल टू माइनस y1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y1x माइनस माइनस प्लस x1 y1। अब ऐसा करें कि इसको भी उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा y1x प्लस 2ay और इसको भी उधर ले जाएं, तो माइनस 2ay1 है, फिर माइनस x1y1 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है, इसको आप आंसर कंसीडर कर सकते हैं। और फर्दर अगर लिखना चाहें तो आप देखिए इन दोनों में से y1 कॉमन आ रहा है, तो आप चाहें तो इन दोनों में से y1 कॉमन ले सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। 2ay माइनस y1 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। या इसको दूसरी तरफ ले जाएं या ऐसे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.1 के 6 क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन 7 एंड ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, ताकि हम इस लेक्चर को बेहतर से बेहतर बना सकें। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।